नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन वैद और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स लेकर के। आज खेलों का 10वां दिन है, जहां भारत के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो आज कई सारे मुकाबले देखने को मिले हैं, जिनमें गोल्फ भी एक है और बॉक्सिंग भी है। साथ ही और भी कई सारे मुकाबले हैं जिन पर बातचीत हुई है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खुद बॉक्सिंग की इस समय, और हम बात करेंगे जो मुकाबला आज देखने को मिला है। खासतौर पर अगर बात करें सतीश की, जो आज मुकाबला खेल रहे थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। उनका प्रदर्शन जो है आज उम्दा नहीं रह पाया, अच्छा नहीं रह पाया, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट जसमीत जी जुड़ रहे हैं। जसमीत जी, आप तक मेरी बात पहुंच पा रही है? जी जसमीत जी, आपसे आज बॉक्सिंग में मुकाबला था सतीश कुमार का, जिनसे काफी उम्मीदें थी। सुपर हैवीवेट में ये इनका आज मुकाबला था। आप देख सकते हैं पिछला मुकाबला जो उन्होंने जमाइका के ब्राउन के खिलाफ 4-1 से जीता था, तो इस दौरान वह शूटर भी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने देखिए क्वार्टर फाइनल में यहाँ पर प्रवेश कर लिया था। तो क्वार्टर फाइनल में जिस बॉक्सर के खिलाफ ये मुकाबला था, उज्बेकिस्तान के जरालोव के खिलाफ उनका आज का मुकाबला था, वो इस मुकाबले के दौरान देखिए सतीश पर पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आए। क्योंकि आप देख सकते हैं जरालोव और उज्बेकिस्तान के वैसे भी बॉक्सर जो है बॉक्सिंग जगत में उनका काफी बड़ा नाम होता है। देखिए जरालोव ने देखिए बिल्कुल एक मजे हुए बॉक्सर की तरह ये मैच खेला और सतीश के यहाँ पर चलने नहीं थी। और सतीश के हारने के साथ इसी तरह से जो बॉक्सिंग में जो भारत की ओर से जो मेंस में जो पुरुषों में जो कंपटीशन था वो समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि पुरुषों में हमारे जो 5 बॉक्सर थे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। तो फ्लाईवेट में हमारे पास अमित पंगाल थे, जिन्हें की राउंड 35 में 22 मिल गई थी। उसके बाद लेकिन राउंड 16 में वह कोलंबिया के मार्टिनेज से 1-4 से हार गए थे। वहीं अगर 3 बॉक्सर जो हमारे थे लाइटर वेट में मनीष कौशिक, वेल्टर वेट में थे विकास कृष्ण यादव, मिडल वेट में थे आशीष कुमार, ये जो हमारे बॉक्सर थे पहले ही मुकाबले में हारकर बाहर हो गए थे। तो एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर सतीश कुमार से थी, क्योंकि उन्हें राउंड 32 में देखिए पहले 22 मिल गई थी। उसके बाद राउंड 16 में जो उनका मुकाबला हुआ था जमैका के ब्राउन के खिलाफ मुकाबला हुआ था, इसमें उन्होंने घायल जख्मी होने के बावजूद ये मुकाबला जीत लिया था। लेकिन क्वार्टर फाइनल में जो उनका मुकाबला था वह काफी मजबूत बॉक्सर के खिलाफ था, जिसके पास काफी अनुभव था। लेकिन यहाँ पर वह उनके अनुभव से पार नहीं पार पाए, और इसी के साथ भारत की जो चुनौती है जो कि पुरुष बॉक्सिंग में वो खत्म हो गई। अब जो सीधी जो नजर बची है सिर्फ एक बॉक्सर, जो कि इस वुमेन स्पर्धा में देखिए लवलीना है, वो उनका जो सेमीफाइनल में मुकाबला जो कि तुर्की की सुरमनेली के साथ 4 अगस्त को होना है। तो इस दौरान लगभग मेडल हमारा यहाँ पर पक्का है। लेकिन हम उम्मीद सिर्फ यही कर सकते हैं कि जो हमारा एक बॉक्सर बचा है लवलीना, वो यहाँ पर अपना जो मेडल है और बढ़िया से बढ़िया लेकर आए। जी जानना चाहूंगा कि अगर हम बात करें महिला बॉक्सिंग की, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा है अब तक पुरुषों के मुकाबले। इसकी क्या वजह रही है, क्योंकि उम्मीदें तो इनसे भी काफी थी, इन खिलाड़ियों से? जी देखिए जितने मुकाबले हुए हैं अगर पुरुषों की बात की जाए तो हमारे पुरुषों में 5 बॉक्सर थे, जिनमें से 2 को 22 मिल गई थी। वहीं अगर वुमेन्स की बात की जाए तो वुमेन में आप देख सकते हैं कि दो वुमेन जैसे कि सिमरनजीत कौर और लवलीना को पहले मुकाबले में 22 मिल गई थी। इसके बाद जो उनका अगला मुकाबला था उन्होंने अगला मुकाबला जीत लिया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं का बॉक्सिंग में अगर भारतीय ओलंपिक बॉक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन निकल कर आया। सबसे पहले हम फ्लाईवेट में मैरी कॉम की बात करेंगे। मैरी कॉम ने उनका पहला मुकाबला था वो हार्डनेस के खिलाफ था, जिनमें उन्होंने 4-1 से जीता। उसके बाद कोलंबिया की वैलेंसिया के खिलाफ जो मुकाबला था, जो बीते दिन जो कि विवादित फैसलों के कारण काफी चर्चा में आ रहा है, उसमें वह मैरी कॉम 2-3 से हार गई थी। वहीं अगर सिमरनजीत कौर की बात की जाए तो उनका पहला मुकाबला था जो थाईलैंड की सौंदे के खिलाफ था, जिसमें वह 0-5 से हार गई थी। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि लवलीना के अलावा जो पूजा रानी थी हमारे लिए, जो मिडल वेट में खेल रही थी, उन्होंने देखिए अल्जीरिया की चैर को 5-0 से हरा के एक शानदार शुरुआत की थी, उसे पदक की उम्मीद जगाई थी। लेकिन क्वार्टर फाइनल में जो उनका मुकाबला था चाइना की ली क्यू के साथ था, जो कि काफी अनुभवी थी। उनके अनुभव से पूजा रानी पार नहीं पा पाई। अब बचा हमारे पास जो एक बॉक्सर बची है वो लवलीना है, जिन्होंने कि यहाँ पर मेडल पक्का कर दिया। लगातार 2 मुकाबले जीत कर वह सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। तुर्की के खिलाफ उनका मैच
होना है। तो कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है, जो महिला बॉक्सर है, भारत के लिए इस ओलंपिक के दौरान भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बॉक्सरों का ना चलना ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारे पुरुष प्रतिभागी बॉक्सर जो थे वो भी वर्ल्ड चैंपियन है और रैंकिंग में काफी अच्छी स्थिति रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पहला मैच हारे तो कहीं ना कहीं बॉक्सिंग संघ के लिए यहाँ पर चिंता का विषय जरूर बना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जसमीत जी, अब एक अन्य खेल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। हम बात कर रहे हैं घुड़सवारी की, जहां 2 दशक से अधिक समय बाद घुड़सवारी में उतरे एकमात्र भारतीय फवाद मिर्जा जो हैं वो रविवार को क्रॉस कंट्री स्पर्धा के बाद 11-20 पेनल्टी अंक के साथ 22वें स्थान पर रह गए हैं। सोमवार को व्यक्तिगत शो जंपिंग क्वालिफायर में काफी अच्छा प्रदर्शन करने पर वह आगे बढ़े और घोड़ा सिग्नोर मेडिकल शीर्ष 25 में रह सकते हैं। इससे वे शाम को होने वाली इवेंटिंग जंपिंग के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में जगह बना लेंगे। तो इस खबर पर मैं आपसे ज्यादा जानकारी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही भारतीय थे और उनका जो स्थान रहा वो 22वां रहा। जी जी, घोड़सवारी की अगर बात की जाए तो देखिए लगभग 2 से ज्यादा दशक के बाद कोई भारतीय घोड़सवार ऐसा था जो कि ओलंपिक में गया था। फवाद मिर्जा के रूप में यहाँ पर हमारा जो सितारा खिलाड़ी है वहां पर ओलंपिक में हमारे लिए प्रदर्शन कर रहा है। अगर पुरानी बात की जाए तो विंग कमांडर IJ लांबा थे, जिन्होंने 1996 के ओलंपिक में भारत की ओर से घोड़सवारी जो प्रतियोगिता है, जो खेल है, उसमें हिस्सा लिया था। इसके बाद सन 2000 की जो ओलंपिक हुई थी वहां पर इम्तियाज अनीस ने हिस्सा लिया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने टक्कर कड़ी दी थी, लेकिन यहाँ पर वो मेडल जीतने में कहीं न कहीं सफल नहीं हो पाए थे। उसमें अगर फवाद मिर्जा की बात की जाए तो अभी तक जो इस इवेंट में जो 3 डिसिप्लिन है, जैसे कि ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और जंपिंग के 3 इवेंट है, तो अभी तक जो इवेंट हुए हैं 2 हो चुके हैं, जिसमें ड्रेसेज और क्रॉस कंट्री है। इनमें उनका कुल मिला के अभी तक रैंक जो है आया है 22 रैंक आया है। उनकी जो अगला जो क्वालिफायर के मुकाबले जो जंपिंग में होने हैं उनमें अगर वह अच्छा रैंक बना पाए तो उसके साथ ही वह फाइनल में उतरेंगे, तो कहीं ना कहीं मेडल की उम्मीद जगेगी। लेकिन इस तरीके की अभी तक उनकी रैंकिंग आई है वो अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर घुड़सवारी में जो कम अनुभव होना भी कहीं ना कहीं भारत के लिए यहाँ पर जो खराब साबित हो रहा है। जी, इस खेल के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके से इसको कराया जाता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ दर्शक भी जुड़ रहे हैं, वो भी इसके बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। जी जी, देखिए घुड़सवारी की अगर बात की जाए तो जो 3 डिसिप्लिन घुड़सवारी के दौरान जो ओलंपिक में 3 डिसिप्लिन इसके होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो होता है ड्रेसेज, जिसमें कि एक 20 बाई 60 मीटर का एक एरेना होता है, जिसके दौरान वह घोड़े की चाल देखते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कि वह घोड़ा किस तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा जो उसके ऊपर जो सवार है, घुड़सवार है, वो उसकी ड्रेस कैसी है, वहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं कि एक जो आपका घोड़ा है उसको उसकी चाल कैसी है, उसकी लय कैसी है, वो किस तरीके से मुड़ता है, वो लाइंस पर कैसे चलता है, वो सर्कल पर किस तरीके से घूमता है, ऐसी सारी चीजें जो है वो ड्रेसेज में देखी जाती हैं। इसके बाद एक जंपिंग का इवेंट आते हैं, जिसमें कि एक निश्चित दूरी तय करनी होती है, जैसे कि 7 मिनट 20 सेकंड के दौरान आपको एक निश्चित दूरी तय करनी होती है। इस दौरान हर्डल्स रास्ते में होते हैं जो कि कम से कम 6 फीट से भी काफी ऊपर थे, जैसे अधिकतम 6 फीट 6 इंच के हर्डल्स होते हैं, उन्हें पार करके जाना पड़ता है। इसके लिए जो मिनिमम जो टाइम होता है वो 7 मिनट 20 सेकंड होता है। वहीं अगर फवाद मिर्जा की बात की जाए तो उन्होंने लगभग 8 मिनट के आसपास यहाँ पर समय लगा। तो अगर आप जितने कम से कम समय में इस गेम को पूरा करते हैं, इस रेस को, जो क्रॉस कंट्री की ये बड़ी रेस है, इसको पूरा करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा मिलता है। अब जो अगला इवेंट, अगर भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर पाए तो इसके बाद वह जो इसका जो अगला इवेंट है उसमें हिस्सा लेंगे, जिसे कि जंपिंग कहा जाता है। जंपिंग में देखिए आप, इसमें घोड़े की सारी चीजें, उसकी लय, उसका चलना, क्या उस पर जो बैठा घोड़सवार है वह पूरी तरह से फिट है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जज वहां पर देखते हैं, उसी आधार पर पॉइंट मिलते हैं, पॉइंटर के आधार पर ही यहाँ पर जो कि विजेता चुना जाता है। अगर घुड़सवारी के अगर वैसे ओलंपिक इतिहास की बात की जाए, अगर ओलंपिक इतिहास की बात करूं तो अब तक घुड़सवारी में हमेशा से जर्मनी का ही दबदबा बना रहा है। अगर जर्मनी की बात की जाए तो उन्होंने अब तक जब से ओलंपिक में घुड़सवारी की जो खेल रहा है उसके बाद से अब तक 52 मेडल जीते हैं, जिनमें से 25 गोल्ड है। इसके बाद स्वीडन का नाम आता है जिन्होंने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद एक फ्रांस का नाम आता है जिन्होंने कि 14 गोल्ड मेडल जहाँ पर जीते हैं। तो ये नई गेम है जिसमें भारत के जो खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। वैसे भी इस बार टोक्यो ओलंपिक में अगर बात की जाए तो घुड़सवारी में देखिए तकरीबन 50 देशों के घुड़सवार इस बार
यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। पहले, इससे पहले की अगर बात की जाए तो घुड़सवारी में इतने आपको सवार यहाँ पर देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक में खास तौर पर देखिए कई ऐसे देश थे जिन्होंने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। इसमें कई देश ऐसे हैं जैसे कि एस्टोनिया, इसराइल, लतीविया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर और श्रीलंका से जो घुड़सवार है पहली बार ओलंपिक में अपने इस घुड़सवारी जो प्रतियोगिता है उसमें हिस्सा लेने के लिए आए थे। भारत के लिए देखिए इतिहास काफी पुराना है। 96 में, जैसे कि आपको बता चुका है, 96 में आईजे लांबा यहाँ पर गए थे। उसके बाद इम्तियाज अनीस थे वो 2000 में गए थे, लेकिन उसके बाद एक 2 दशक का लंबा गैप पड़ गया था। लेकिन अब फवाद मिर्जा इस इवेंट के दौरान भारत की ओर से उतरे हैं, उनका प्रदर्शन काफी अच्छा है। लेकिन जो अब उम्मीद उनसे ये करनी होगी, जो जंपिंग का जो क्वालिफायर हुए वहाँ पर ये अच्छा प्रदर्शन करें, उनका जो घोड़ा है वहाँ पर, जो सिग्नौर जो घोड़ा है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए यहाँ पर एक मेडल की उम्मीद बन सकती है। बिल्कुल, उम्मीद यही करेंगे कि आगे मेडल की उम्मीद बने। आगे बढ़ते हैं, अब बॉक्सिंग की बात कर लेते हैं, जहां बॉक्सिंग में फ्रांस के सुपर हैवीवेट मुक्केबाज मुराद अली को रविवार को यहां टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जानबूझकर हेडबट यानी कि सिर से प्रहार करने के लिए डिस्क्वालीफाई अयोग्य करार कर दिया गया, जिसके बाद वह विरोध स्वरूप रिंग में बैठ गए। मुराद अली को दूसरे राउंड के खत्म होने में 4 सेकंड पहले रेफरी इंडी मुस्टैचियो ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है और इसके बाद से ये मुक्केबाज गुस्से में आक्रामक हो गया है। रेफरी को पूरा यकीन था कि अलब ने जानबूझकर अपने सिर से ब्रिटिश प्रतिद्वंदी जिनके खिलाफ वो मुकाबला खेल रहे थे फेजर क्लार्क पर यह प्रहार किया है। इस पर आपसे जानना चाहेंगे कि ये आखिर पूरा मामला क्या था? जी, अगर इस मामले की बात की जाए तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं जो मुक्केबाज मुराद अली है वो गुस्से में यहाँ पर मैच के दौरान आ रहे। हालांकि अगर मैच की बात की जाए तो मैच के दौरान वैद वजूदी जो मुक्केबाज था उस पर काफी हावी होते हुए नजर आ रहे थे। वो जिस तरीके से खेल रहे थे तो अगर उसकी बात की जाए तो काफी हावी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुक्केबाज को यहाँ पर एक जो गुस्सा था उनके मन में काफी आ गया, जिसके कारण यहाँ पर देखिए खेल खराब हो गया। वैसे भी अगर टीवी रिव्यू की बात की जाए या टीवी रिप्ले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि उन्होंने मुराद ने जानबूझकर अपना ब्रिटिश प्रतिद्वंदी से फ्रेजर क्लार्क के सर पर उन्होंने प्रहार किया, क्योंकि क्लार्क ने भी इसके बारे में जब वह रिंग में खेल रहे थे इसके दौरान उन्होंने बार बार कहा था कि जानबूझकर मेरे सिर पर वार कर रहे हैं। तो इस दौरान जो वहाँ पर जो जज थे उन्होंने इसका रिव्यू किया और यहाँ पर यह पाया गया कि मुराद ने जानबूझकर यहाँ पर सिर मारा। हालांकि इसके विरोध में देखिए मुराद जो थे वो काफी समय तक वहाँ पर जो क्रीज पर वहाँ पर जो कोर्ट में वहाँ पर काफी समय तक बैठे रहे। उनका ये कहना था कि मैं जीत रहा था, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि मैं जीत ना पाऊँ। तो तब काफी यहाँ पर माहौल देखिए गर्मा गया था। इसके बाद जो अधिकारी मौके पर आए और मौके पर उन्होंने आकर वहाँ उसे मनाया और उसे बाद में अंदर ले गए। तो उसके बाद मुकाबले जो थे वो उसकी शुरुआत हुई। तो ये ऐसे मुकाबले बॉक्सिंग के दौरान देखिए होते ही रहते हैं। हम देख चुके हैं कि भारत की ओर से भी मैरी कॉम का जो पिछला मुकाबला था, मैरी कॉम के मुकाबले के दौरान भी देखिए मैरी कॉम ने मुकाबले के खत्म होने के बाद बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया था जैसे कि वह इस मुकाबले को जीत गई थी। लेकिन जब मुकाबला बिल्कुल खत्म हुआ, जब डिसीजन आया तो डिसीजन जो था जो विरोधी बॉक्सर थी मैरी कॉम के उसके हाथ में चला गया। तो मैरी कॉम इससे निराश जरूर थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसने फिर से वही हवा उड़ा दी कि अगर बॉक्सिंग का कोई मुकाबला होगा तो उसमें देखिए विवादित जो फैसले हमेशा से देखने को मिलेंगे। तो इस मैच में भी देखिए विवादित फैसला देखने को मिला, मैरी कॉम के मामले में भी विवादित फैसला देखने को मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी खबर सामने आई थी। वहीं एक खबर बॉक्सिंग से एक और निकल कर आ रही है, क्योंकि कभी कभी जरूरत से ज्यादा खुशी भी भारी पड़ सकती है और एक ऐसा ही नज़ारा जो है खेल के दौरान देखने को मिला है, जहां एक बॉक्सिंग मुकाबला हो रहा था और खिलाड़ी वहां पर पदक जीत चुका था और वो उनका जश्न इतना ज़्यादा हुआ उस दौरान कि कहीं ना कहीं वो उन पर भारी पड़ गया। इस खबर पर मैं आपसे ज़्यादा जानकारी चाहूँगा जसमीत जी। जी देखिए मुक्केबाज आयरलैंड के मुक्केबाज की हम बात कर रहे हैं, एडन वाल्श था जो कि क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जिसमें वो जब उन्हें जीत मिली तो वो खुशी के मारे उछल गए। जब वह नीचे लैंड हुए तो उनका जो सपना था उसमें कहीं ना कहीं चोट आ गई। लेकिन बाद में जब ये चीजें आगे बढ़ी तो अधिकारियों ने बताया कि मैं मुकाबले से पहले मेडिकल चेक इन के लिए नहीं आए थे। इस तरीके से उन्होंने एक निज़म तोड़ा है जिसके कारण उन्हें जो कहीं ना कहीं इस मुकाबले के दौरान जो कि उन्हें पीछे धकेल दिया गया। जो उनका जो गोल्ड मेडल का जहाँ पर एक चांस बन रहा था वह अब कांस्य पदक के लिए खेलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक उत्साह जो था, ज्यादा उत्साह दिखाने के चक्कर में एक बॉक्सर ने यहाँ पर एक अपना जो गोल्ड मेडल आ रहा था उसे
गवा दिया, तो कहीं ना कहीं ये देखिए निराशा वाली बात जरूर है। जी देखिए, इतने बड़े इवेंट में जहां टोक्यो ओलंपिक्स हो रहा है और ओलंपिक्स खेल अक्सर 4 सालों बाद होते हैं, ये कहीं ना कहीं उनको जिंदगी भर याद रहने वाला है। ये जी बिल्कुल, देखिए किसी भी बॉक्सर या बॉक्सर ही नहीं, किसी भी खेल के कोई भी खिलाड़ी हो उसके लिए ऐसे ऐसे अगर वह देखिए, आप अगर मैच की बात की है तो मैच के दौरान वह जीत चुके थे, जीत के बाद देखिए हर प्लेयर जश्न मनाता है, लेकिन इस दौरान कोई हादसे का शिकार हो जाए तो उसे दुर्भाग्य कहा जा सकता है। देखिए बिल्कुल मुक्केबाज एडन वाल्श भी बिल्कुल ऐसे ही रहे, देखिए उन्होंने जीत का जश्न मनाया था, लेकिन जिस तरीके से जिस उत्साह के साथ उन्होंने जश्न मनाया तो उनको कहीं ना कहीं चोट लगी, तो चोट लगने के कारण देखिए उनका, देखिए आप ऐसी प्रतियोगिता में अपना ख्याल खूब रखते हैं, अगर आप जश्न मनाते तो उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप जब भी जश्न मनाते हैं तो कई बार आप काफी उत्साही हो जाते हैं, लेकिन आप इस दौरान भूल जाते हैं कि आप अगर ज्यादा उत्साही होते हैं इस दौरान आपको होश भी रखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो एडन थे वहाँ अपना होश जो कि गवा बैठे, तो इस कारण कहीं ना कहीं अपना जो एक मेडल है वो पक्का नहीं है, जो गोल्ड मेडल आने की जो उनकी संभावना थी वो पक्का नहीं कर पाए। तो हाँ, ये है, ये जरूर है कि ऐसी एडन वाल्श के लिए ये एक सबक होगा कि वो आगे से कभी भी, एडन वाल्श ही नहीं सभी, बल्कि सभी एथलीट के लिए ये यहाँ पर एक सबक होगा कि जब भी वे मैच जीते तो आराम से सभी का अभिवादन सत्कार करते हुए बाहर निकल जाए। अगर आप वहीं मौके पर ऐसे उत्साह दिखाएंगे तो कई बार अगर हादसा हो गया तो इसी तरीके से एडन वाल्श की तरह आपको जो गोल्ड मेडल एक मिल रहा था तो वही कुछ काम से बदल जाएगा। जी बिल्कुल, ज़रूर एक बहुत बड़ा सबक यहाँ से ज़रूर मिलेगा और तमाम खिलाड़ी भी जो देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी सीखने को मिलेगा कि जब तक आप बाजी जीत जाते हैं और जब तक आप बाहर ना आ जाते हैं तब तक आप इस तरह की चीज़ें ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है हॉकी से जुड़ी है और हॉकी टोक्यो 2020 ओलंपिक खेल में अब तक अपने प्रदर्शन से फैंस को खुश करने वाली भारतीय टीम, भारतीय मेंस हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखना चाहेगी। अंतिम 8 के इस मुकाबले में भारत का सामना अब ग्रेट ब्रिटेन से होना है, आज ही के दिन होना है और अब से कुछ देर में मैच होना है। इसके बारे में जसमीत जी आपसे जानना चाहेंगे, अब तक का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है और अब ब्रिटेन की बारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के खिलाफ भारतीय टीम का वैसे भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहता है, क्योंकि इस सीजन के दौरान देखिए दूसरे ग्रुप में था तो उनके खिलाफ आज मुकाबला है, तो यहाँ पर मुकाबला देखिए काफी रोचक होने की यहाँ पर संभावना है। वहीं अगर पूल की बात की जाए, भारतीय मैचों की बात की जाए तो भारत की अगर बात की जाए तो वह पूल में दूसरे नंबर पर था। उन्होंने 5 में से 4 मुकाबले जीते, जिनमें एक मुकाबला जो था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था। वहीं अगर गोल की बात की जाए तो भारत के जो हॉकी प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पर 15 गोल किए और 13 गोल यहाँ पर खाए, तो 12 पॉइंट के साथ वह ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा था। उसी क्रम में अब आगे बढ़ने के लिए उनका मुकाबला जो है कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ है। यहाँ पर देखिए जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के जो प्लेयर हैं वो भी काफी लय में चल रहे हैं। अभी ये मुकाबला होना है तो उसके बारे में देखिए उम्मीद तो यही है, अगर भारतीय टीम यहाँ पर देखिए अगर इस ग्रेट ब्रिटेन को हराने में कामयाब रहती है तो एक इतिहास बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हॉकी में हमें 1980 के बाद से कोई पदक नहीं आ पाया। इसके बाद जितनी बार भारतीय हॉकी टीम जो ओलंपिक में गई है तो उसके लिए सेमीफाइनल की राह काफी यहाँ पर मुश्किल हुई है। लेकिन इस बार जिस तरीके की भारतीय हॉकी का प्रदर्शन रहा है, खासतौर पर मनप्रीत की अगुवाई में, तो ये काफी अच्छा है। एक मैच जीत कर वह मेडल की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो आज सबकी में जो नजरें हैं वो भारतीय टीम पर लगी हुई हैं। जी बिल्कुल, कैप्टन मनप्रीत सिंह ने शुरुआत में ही अपने इरादे तय कर लिए थे। उनकी टीम के भी ये थे कि हमें आगे जाना है और पदक जीतना है। हमने देखा हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसके बाद जबरदस्त वापसी की है, लेकिन जैसे जैसे अब मुकाबले करीब हो रहे हैं कंपटीशन और ज्यादा टफ होगा और इस मैच में देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल, देखिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ वैसे भी देखिए मुकाबले जो होते हैं हॉकी मुकाबले वो इतने आसान नहीं रहते। भारत के यहाँ पर टक्कर खूब मिलने की संभावना है, लेकिन अगर आप पूल की अगर बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन अपने पूल में चौथे स्थान पर माफ कीजिएगा तीसरे स्थान पर रहा था। तो ऐसे में भारत की बात की जाए तो भारत अपने जो ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा था। उन्होंने 5 में से 4 मुकाबले जीत कर बढ़िया यहाँ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ आज मुकाबला था। तो दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मौका है आगे बढ़ने के लिए, और सबसे खास बात है कि एक जैसा लगभग इस ओलंपिक के दौरान लगभग एक जैसा प्रदर्शन करते हुए वे आगे बढ़ पाते हैं। तो इस दौरान देखिए सर्वश्रेष्ठ जो टीम होगी वही आगे बढ़ेगी। जो हमारे कप्तान हैं मनप्रीत, वो काफी आत्मविश्वास से
भरे नजर आ रहे हैं। वो जब तक ये मैच जो मैच खेला जाना इससे पहले जब ओलंपिक के लिए रवाना हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम इस बार काफी उम्मीदें कर रहे हैं कि इस दौरान हम मेडल जरूर लाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भारत में लॉकडाउन लगा था तो इस दौरान जब पूरी हॉकी टीम थी जो कि बेंगलुरु के साइंस सेंटर में वहां पर रुकी थी, इस दौरान देखिए खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जाना। इसी दौरान कई तरीके की रणनीतियां बनाई गई कि विरोधी टीमों के खिलाफ, जिन जिन विरोधी टीमों के खिलाफ हमारे मुकाबले हैं उनका प्रदर्शन कैसा है, उनकी कमजोरियां क्या है, उनकी ताकत क्या है, उसकी ताकत को कैसे तोड़ना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, किस रणनीति के साथ चलना है, ऐसी बहुत सारी प्लानिंग की है जिसका देखिए यहाँ पर फायदा होता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर देखिए अगर पिछले कुछ 2-3 ओलंपिक की बात की जाए तो वहाँ भारतीय जो हॉकी टीम है देखिए पूल के जो मैच होते हैं उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाती थी और भारतीय हॉकी टीम यहाँ पर लगातार जो 5-5 मुकाबले लगभग हार कर बाहर हो जाती थी। लेकिन इस बार देखिए समीकरण बिल्कुल ही उलट है। भारतीय टीम ने जो पहले जो पूल के जो 5 मुकाबले हैं उनमें से देखिए 4 मुकाबले जीत के आगे जगह बनाई थी। एक जो मुकाबला जो हारा था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था, जहाँ जिसमें कहीं ना कहीं भारत की जो रक्षा प्रणाली थी, जो रक्षात्मक जो शैली थी उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठे थे, क्योंकि ये काफी कमजोर थी जिसका ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वहां पर भरपूर फायदा उठाया था। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के जैसे मैच हुए, जैसे कि स्पेन के खिलाफ जो मैच हुआ उसे 3-0 से जीता, इसके बाद अर्जेंटीना के खिलाफ मैच था जिसे 3-1 से जीता, उसके बाद जो आखिरी मैच था वो जापान के खिलाफ था जिसे 5-3 से जीत लिया गया। तो एक बड़ी अच्छी जो लय है वो भारतीय टीम ने यहाँ पर दिखाई है। तो ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ देखिए पूरे विश्वास के साथ जब भारतीय प्लेयर उतरेंगे तो हमें यहाँ पर जीत की उम्मीद है। जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि आज अच्छा मुकाबला देखने को मिले और टीम इंडिया यहां से आगे बढ़े। अगली खबर का रुख करते हैं, बैडमिंटन से जुड़ी खबर है जहां भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व के नंबर 1 चीनी ताइपे ताई जू यिंग के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ गया, जिसके बाद अब रियो ओलंपिक की जो सिल्वर मेडल विजेता है सिंधु, वो भारत की सबसे बड़ी पदक की जो उम्मीदें थी उनसे और जिस तरह उन्होंने टोक्यो में अब तक का प्रदर्शन किया था उससे ज़रूर ये लग रहा था कि वह इस बार स्वर्ण पदक ला सकती हैं, लेकिन इस हार के साथ उनका जो सपना था वो ज़रूर टूट गया है। लेकिन आज अब मुकाबला जो है वो अब देखने वाला होगा, उसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए पीवी सिंधु ने जिस तरीके से इस ओलंपिक में अपनी शुरुआत की थी कि चैंपियन प्लेयर की तरह उन्होंने शुरुआत की थी, उनसे तो काफी उम्मीदें थी कि वह इस दौरान हमारे लिए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत के लेकर। अगर रियो ओलंपिक की बात की जाए, 2016 के ओलंपिक की बात की जाए तो वहां पर देखिए सिल्वर मेडल उनके नाम था। तो इस बार उनसे पूरी उम्मीदें थी कि वह उस जो सिल्वर मेडल था उसको यहाँ पर गोल्ड मेडल में बदलें। तो जिस तरीके का मुकाबला पीवी सिंधु का हुआ उससे हमें सभी भारतवासियों को यहाँ पर उम्मीद थी कि यहाँ पर एक गोल्ड आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बैडमिंटन में एक चैंपियन जो हमारी प्लेयर है वो कहीं ना कहीं बढ़िया प्रदर्शन करेगी। देखिए पहले अगर 4 मैचों की बात की जाए तो 4 मैच बिल्कुल पीवी सिंधु ने बहुत बढ़िया खेले। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपनी विरोधी प्लेयर को यहाँ पर हराकर अपना अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दिखाया था। लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल में चाइनीज ताइपे की तेई ते के खिलाफ जो मुकाबला था उसमें वो देखिए हार गई 18-21 से 12-21 से उन्हें यह मुकाबला गंवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं एक जो अनुभव का फायदा था वो ताइपे की जो बैडमिंटन जो शटलर हैं वो यहाँ पर फायदा उठाकर लेती। वैसे ही अगर इस स्पर्धा की बात की जाए, इस खेल की बात की जाए तो वुमेन इंडिविजुअल की बात की जाए, वुमेन सिंगल की बात की जाए तो पर ताई जो है वर्ल्ड रैंकिंग में देखिए नंबर 1 जो पोजीशन है उस पर कर रही। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो मानसिक तौर पर जो काफी मजबूत थी उसका यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव का यहाँ पर पूरा फायदा उठाया और पीवी सिंधु को सेमीफाइनल में हरा दिया। अब पीवी सिंधु का जो अगला मैच है वो चाइना की हे जिंग जियो के साथ है, जो कि देखिए उनका रिकॉर्ड भी देखिए अगर काफी उनका रिकॉर्ड देखेंगे उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो ब्राउन हासिल कर चुकी है। इसके अलावा अगर उनके पिछले पुराने रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो देखिए वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में वह 2 गोल्ड जीत चुकी हैं। इसके अलावा एशियन जूनियर चैंपियनशिप में 4 गोल्ड जीत चुकी हैं। यूथ ओलंपिक गेम्स में उनके नाम पर ब्राउन्स है। इसके अलावा एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुई थी, उसे 2018 में हुई थी, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो एक ऐसी प्लेयर हैं जो कि लगातार मेडल जीतने के लिए जानी जाती है, जिनकी अभी जो करंट रैंकिंग है वो 9 चल रही है। तो उनके खिलाफ आज मुकाबला है। तो पीवी सिंधु देखिए रैंकिंग की बात की जाए पीवी सिंधु भी टॉप 10 में है। तो यहाँ पर एक रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें उम्मीद होगी कि पीवी सिंधु ने जिस तरीके से पहले 4 मुकाबले बड़ी तेजी के साथ खेलते हुए जीते थे, वो इसी तरीके से आज अपने जो प्रतिद्वंदी है बिंग जियो के खिलाफ बिल्कुल वैसे ही खेले और यहाँ पर हमें मेडल दिलाए।
जी बिल्कुल, पूरी उम्मीद है हमें भी और तमाम देशवासी भी ये चाहेंगे कि जब वो वापस लौटें देश तो पदक के साथ लौटें और ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलें और अच्छा खेलें। चलिए अब आपको एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डाल लेते हैं कि इस समय पॉइंट्स टेबल पर कौन से देश के स्टैंडिंग्स पे चल रहा है, अब आपके सामने रखेंगे। जी, अगर मेडल टैली की बात की जाए तो एक बार फिर से देखिए चाइना जी सबसे ऊपर बना हुआ है, 23 गोल्ड मेडल और 14 सिल्वर के साथ पहले स्थान पर है। टोटल उनके जो मेडलों की संख्या है वो 50 के आसपास पहुंच गई है। वहीं अब तक के ओलंपिक इतिहास में जो सर्वसर्वा हमेशा से रहा है जी यूनाइटेड स्टेट है, वो 20 गोल्ड, 21 सिल्वर, उसके अलावा 15 ब्रॉन्ज के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। उनके टोटल जो पदक है वो 56 है। इसके बाद देखिए जापान ने यहाँ पर देखिए काफी प्रभाव किया है। जापान के देखिए गोल्ड मेडल 17 है, जी वहीं सिल्वर मेडल की संख्या अभी 5 है। तो गोल्ड मेडल जो जापान के एथलीट अभी गोल्ड मेडल में ही डील कर रहे हैं, लगातार खेल प्रतियोगिताओं में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। अगर उनके कुल पदकों की बात की जाए तो वो 31 है, उन्होंने 9 ब्रॉन्ज हासिल किए हैं। इसके बाद आप चौथे स्थान पर देख सकते हैं, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आरओसी यानी कि रशियन ओलंपिक कमेटी का स्थान बना हुआ है। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, साउथ कोरिया, फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी। तो यहाँ पर देखिए आप गौर करने वाली बात ये भी है कि जर्मनी देखिए यहाँ पर काफी तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एकदम से जैसे उनके जो 30 में पिछले 2 गोल्ड जीते थे, उसके कारण उनका देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जो टॉप 10 में आ गए। उनके नाम पर 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ 19 मेडल यहाँ पर उनके नाम पर दर्ज हो गए हैं। तो अभी भी देखिए चाइना की यहाँ पर झंडी है, वो बिल्कुल सबसे ऊपर चल रहे हैं। 23 गोल्ड उनके नाम है, टोटल 50 मेडल के साथ ऊपर चल रही है। लेकिन उम्मीद यही होगी कि आने वाले दिनों में देखिए अमेरिका यहाँ पर उनको खूब टक्कर देगा। बिल्कुल, यहाँ पर एक देखने वाली बात और भी है जसमीत जी, कि जो टॉप के देश हैं अभी मेडल्स में, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनमें महिला खिलाड़ी जो है उन्होंने ज़्यादा पदक जीते हैं पुरुषों के मुकाबले। तो ये इस बार ओलंपिक्स कुछ अलग नज़र आ रहा है क्योंकि महिला खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जी देखिए टोक्यो ओलंपिक, इस बार का जो टोक्यो ओलंपिक है वो महिला स्पेशल ही माना जा रहा था, क्योंकि आप अगर बात की जब इसका पहले की शुरुआत हुई 1896 में इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या बेहद कम थी। लेकिन जैसे जैसे ये ओलंपिक आगे बढ़ता गया तो महिलाओं की संख्या यहाँ पर बढ़ती गई। अगर इस बार की बात की जाए तो इस बार ओलंपिक में जितने जो एथलीट जो खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं उनमें से 48% महिलाएं हैं। तो अब अगर महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में उनमें हैं, वो गेम्स में अलग अलग गेम्स में हैं, तो वहाँ पर उनको ये जीतने का चांस देखिए अपने आप बन जाता है। इस तरह उन्होंने खुद को साबित भी किया है। वैसे भी देखिए अगर पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर स्पोर्ट्स जो जगत है उसमें देखिए महिलाओं का योगदान काफी रहता है। कई ऐसे गेम्स हैं जिसमें कि देखिए महिलाएं यहाँ पर मास्टर बन चुकी हैं, जिसमें देखिए आप जैसे एथलेटिक्स की कई ऐसी स्पर्धाएं हैं जिसमें कि हमेशा से महिलाओं का दबदबा बना रहता है। इसके अलावा जो एथलेटिक्स में देखिए आप किस तरीके से वह लगातार तेजी से आगे बढ़ रही हैं। वैसे भी देखिए अगर भारत की बात की जाए, उदाहरण के तौर पर भारत की बात की जाए तो भारत की ओर से देखिए इस बार देखिए महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कई प्रतियोगिताएं ऐसी थी जिसमें भारत की ओर से कोई भी जो प्लेयर था जो कि ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाया था, वहां पर हमारी महिलाओं ने यहाँ दम दिखाया। जुडो में देखिए सुशीला देवी गई। इसके बाद अगर फेंसिंग की बात की जाए तो वहां पर हमारे लिए भवानी देवी थी। वहीं अगर मकायन की बात की जाए तो वहाँ नेत्रा कुमारन, जो कि ये ऐसी प्लेयर हैं जो कि अपनी देश की ओर से पहली महिलाएं थी जो कि ओलंपिक में गई। इसी तरीके से हम स्विमिंग की अगर बात की तो वहाँ पर माना पटेल भी थी जो कि पहली महिला स्विमर बनी जो कि ओलंपिक में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का यहाँ पर दबदबा तो जरूर है। वैसे भी इस बार ये ओलंपिक खास है क्योंकि महिलाएं जिस तरीके से बढ़िया प्रदर्शन कर रही हैं तो वही कहीं ना कहीं भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कमाल का प्रदर्शन अब तक रहा है महिलाओं द्वारा और इसमें हम हर एक वर्ग में देख रहे हैं, खेल के किसी भी प्रारूप में देखें तो वहाँ पर महिलाओं ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अभी भी आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पूरा बचा हुआ है ओलंपिक्स के अंदर और इसकी तमाम अपडेट्स लेकर के रोजाना आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर हमें पूछिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसमीत जी, आपने खास जानकारियाँ दी हमें। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। फेसबुक लाइव के जरिए आपके साथ हम जुड़ रहे थे और टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए तमाम सवाल अगर कोई आपके हैं तो आप हमें भेजिए, हम आपको उनके जवाब भी देंगे। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर पर आप हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें, पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के नाम से हैं, और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई सवाल है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके दे सकते हैं। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।